तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो शूट करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी क्लास 6 का एनसीईआरटी का है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके बारे में आज हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर हम खड़े हैं वह लगातार गतिशील है। पृथ्वी के अंदर दो प्रकार की गति होती है, आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया। आंतरिक क्रिया के कारण जो है ना, पृथ्वी का जो सतह है वो कहीं उठ जाता है तो कहीं नीचे धंस जाता है। और बाह्य क्रिया के कारण जो है वो सतह का बनना और टूटना, ये क्रिया होती है। सतह का जो है वह टूट जाना, सतह का चट्टानों का टूटना, ये अपरदन होता है। पृथ्वी की सतह का टूटकर जो घिस जाना है वो अपरदन होता है। अपरदन की क्रिया में सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की क्रिया के द्वारा जो है फिर से निर्माण होता है। ये दो क्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब पर्वत के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। मतलब जो पर्वत है, पर्वत की ऊंचाई वह बहुत ही नुकीला होता है। इसकी जो ऊंचाई है वह शिखर वह बहुत ही पतला होता है, लेकिन इसका आधार बहुत ही चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, आपका तापमान जो है वह जलवायु ठंडी होती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा। कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ों की नदियाँ होती हैं। मतलब जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर बर्फ़ की नदियाँ होती है, जिसे हिमानी कहा जाता है। और कुछ ऐसे भी पर्वत है जो समुद्र के नीचे गहराई में, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं और वहाँ का धरातल खारी ढाल वाला होता है। और वहाँ का जो भूमि है वो कृषि योग्य भूमि कृषि के लिए बहुत ही कम उपयुक्त होती है। इसलिए जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही विरल जनसंख्या में पाई जाती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वत तंत्र समांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स और एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप और अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत की ऊंचाई और आकार में भिन्नता होती है। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, प्रांशोत्तर पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्प्स जो पर्वत हैं वह वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसके सतह, ऊबड़-खाबड़ और शिखर जो है वह शंक्वाकार होते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला जो सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन है, और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन और रूस का यूराल पर्वत जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग जो है वो टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तो ये भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को हम होस्ट कहते हैं, उत्खंड, और नीचे धंसे हुए जो खंड है वो ग्रेवेन यानी ग्रावेन कहा जाता है, द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और वॉस्जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। तरह तरह के एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से आप उनकी स्थिति को देख सकते हैं और भूआकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग मानचित्र को अपने साथ रखें। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और फ्यूजियामा, जापान का जो फ्यूजियामा है वह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार हैं और बहुत सी नदियों और स्रोत पर्वत में स्थित हिमानियों में होता है। आइए तो हम लोग पर्वत की जो लाभदायक है ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होता है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। जलाशय के जल को लोगों के तक जो है वह पहुँचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई और बिजली उत्पादन में जो है वो किया जाता है। नदी, घाटियाँ और वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वत में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु जो है वो पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय और दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन, ये सभी हमें पर्वत के द्वारा उपलब्ध होते हैं। चारा, आश्रय और दूसरे पदार्थ जो है रेंजिन, ये सभी होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत उपयुक्त स्थान होता है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया और ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। बहुत लोग जो है वह पर्वतारोही होते हैं और विश्व का जो प्रथम एडमंड हिलेरी और
तेंजिंग नोरे, जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचा। प्रशांत महासागर में स्थित मौनकी पर्वत जो है ना, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। इसकी ऊंचाई करीब 10,205 मीटर है। तो पठार के बारे में आप पढ़ते हैं। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती हैं। पठार जो है वो उठी हुई सपाट भूमि होती हैं और यह हमें देखने पे एक बालू का टीला जैसा दिखाई देता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत उठा हुआ होता है और इसके ऊपरी भाग जो है ना मेज के समान होता है। मतलब इसका जो ऊपरी भाग है वह मेज के समान समतल होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 मीटर तक भी हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया और युगांडा के पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का जो पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से देखा जाए तो 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। पठार में जो है खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि विश्व में बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरो के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार जो है वो पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो हुंडरू जलप्रपात है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपात के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो पठार के बारे में हम लोग ये जानकारी प्राप्त किए कि पठार जो भूमि की सतह से ऊंचाई पे होता है और जिसका ऊंचा भाग जो है वह सपाट की तरह होता है, मेज के आकार की होती है, आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी ऊंचा होता है। और विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक होती है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं और कुछ उर्मिला और तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे बालू, पत्थर, सिल्ट ये सभी घाटियों से निक्षेपित कर देती है और इन निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैदानी भाग जिसमें सरल जनसंख्या पाई जाती है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर रहने के लिए जो भूमि है वो समतल होती है और यहाँ का जो भूमि है वो उपजाऊ होता है, कृषि योग्य भूमि होती है, परिवहन के लिए उपयुक्त होती है और बाकी सभी जिससे हम अपने दैनिक जीवन जी सकते हैं वह सभी मैदान में उपलब्ध होते हैं। इसलिए जो मैदान में जनसंख्या व सघन जनसंख्या पाई जाती है, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। एशिया में स्थित भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, चीन में यांगसे नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकान के बनाने के लिए, खेती करने के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में जो गंगा का मैदान है सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। अब हम लोग स्थल रूप और लोक के बारे में, स्थल रूप एवं इसमें जो लोग होते हैं उसके बारे में जो है वो पढ़ते हैं। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में उन सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों का जीवन जो है ना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें
उगना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोग, रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ को अंतर बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान हो गया, बाढ़, विनाश, ये सभी जो है ना प्राकृतिक आपदाएं हैं। और इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनके खतरों को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भूकंप जो है वह जो है वैज्ञानिक तौर पे यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है कि भूकंप कैसे इतना जल्दी कहाँ से उत्पन्न हो सकता है, और इसके बारे में जो है वह पूर्व अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए हम इसके जागरूकता को फैलाएं ताकि इससे जो होने वाली नुकसान है उसको कम कर सकते हैं। हम कितने तरीके जल और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता आप लोग आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। आप लोग मतलब हम जल और स्थल का उपयोग हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से ही करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इस प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि यह जो कूड़ा कचरा है, पॉलीथीन है, यह जो है वह इसका पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है, जिस कारण से यह मिट्टी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करता है, जल में प्रदूषित करता है। इस प्रकार आप लोग जो कूड़ा कचरा है वो कूड़ेदान में ही फेंका करिए। और उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक योजना है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु और स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता है। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कार्यक्रम चलाया गया है। मीन्स ये कि स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करती हैं। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा ध्यान आकर्षित होगा और हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आज यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।